कहा भी गया है कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। इन्हीं पंक्तियों को साक्षात करने वाली एक शख्सियत जो अपने अगले वक्ता के रूप में आ रही है, एक अध्यापक से आरएएस टॉपर, आरएएस 2016 की परीक्षा, आरएएस 2019 बैच के टॉपर और आपके अपने बाड़मेर के शिव उपखंड के एसडीएम भवानी सिंह जी चारण सर से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस और पूरे राजस्थान में रैंक 1, जो कि बहुत बड़ी बात है, कैसा सफ़र रहा, कैसी जर्नी रही, और इन एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स के लिए दो शब्द, कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम कहेंगे। तो भवानी सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज काफ़ी लेट हो गया है, पहले से ही आप सभी काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं और टाइम धीरे धीरे ऐसा मतलब फील हो रहा है, वो राती जोगा जैसा टाइम जो है वो आ रहा है अब। तो सबसे पहले तो मैं मंच पर विराजमान निवृत्ति सर, अभी सर जैसे बात कर रहे थे जो सेडवा की, चौटन की, गडरा की अभी पोस्टिंग सिव है, तो सौभाग्य से मैं चारों ही जगह एसडीएम रहा हूँ। तो सर जैसे कह रहे थे कि यहाँ मतलब बाड़मेर में जीवित है, तो वो भी अपने आप में मोटिवेशन है। मुझे तो ये लगता है कि मतलब जीते भी है और मौज में भी ज़्यादा है, दूसरी जगहों से देखें अगर तो मौज भी ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा मौज में रहते हैं। मैं भी अपने आसपास ही जैसे ज़्यादातर जो पहले सभी बात करके गए हैं, चाहे पवन जिन की, चाहे दिराज राम जिन की, चाहे समदर सिंह जी सर ने की, तो सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही आते हैं और सभी लगभग सरकारी स्कूलों में ही पढ़े हैं। हालांकि बाड़मेर में जितना इन्होंने बताया संघर्ष, इतना संघर्ष मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर नहीं था, लेकिन सरकारी स्कूल से पढ़ना और जो ये संघर्ष रहता है आगे बढ़ने के लिए, एक जो अंदर उत्साह तो रहता है लेकिन संसाधनों की कमी भी थोड़ी महसूस होती है, तो वो हमेशा फील जरूर वहाँ पे हुई है। तो मैं भी आपसे रिलेट भी कर सकता हूँ और इन चीज़ों को समझता भी हूँ। जैसे अभी इस जगह अपन सभी खड़े हैं, इंस्पायर आरएएस एकेडमी का आज उद्घाटन का अवसर है, तो इस मंच से मैं भी हूँ, चाहे जो भी यहाँ मंच पर विराजमान है वो भी इस चीज़ को, कोई नहीं कह सकता कोचिंग कोई सफलता की गारंटी कभी नहीं होती है। कोचिंग कोई ऐसी नहीं कह सकती कि यहाँ आप पढ़ोगे तो ही सेलेक्ट होंगे या यहाँ नहीं पढ़े तो कभी सेलेक्ट नहीं होंगे। लेकिन एक बड़ी बात जो यहाँ बाड़मेर के लिए है कि यहाँ से वैसे ही लगभग काफ़ी लंबे टाइम से सरकारी सर्विस का एक चार्म थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि दूसरे संसाधनों की कमी है। तो सर्विस में काफ़ी सेलेक्ट होते हैं, लेकिन उसके लिए कोचिंग करने के लिए जयपुर या जोधपुर बड़े कस्बों में या बड़े शहरों में अपने को जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपने एक ये सोच लेके आए कि बाड़मेर से जो बाहर जा रहे हैं दूसरी जगह पढ़ने के लिए, तो उनको बाड़मेर में ही एक अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग उपलब्ध हो जाए। तो उससे जैसे कोचिंग की बात चल रही थी, तो मैं ये मानता हूँ कोचिंग कोई आपकी सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन कोचिंग के जो 2-3 महत्वपूर्ण लाभ मुझे लगते हैं वो ये है कि एक तो रेगुलरिटी आपकी हो जाती है। जैसे आप घर पे रहते हो, पढ़ाई करते हो, तब एक रेगुलरिटी नहीं रहती, लेकिन कोचिंग आने से फिक्स टाइम हो जाता है, 6 घंटे जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर रेगुलर टेस्ट होते, तो सेल्फ एनालिसिस भी अपना होता रहता है। और उन सबसे महत्वपूर्ण एक आपका, जैसे अभी सर भी पहले जिक्र कर रहे थे कि एक मित्र मंडली जो आपकी होती है वो तैयारी करने वालों की होनी चाहिए आसपास हमेशा। तो कोचिंग आते हैं तो सीरियस स्टूडेंट अगर आप रहते हो तो आपको ऐसे सीरियस फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो हमेशा तैयारी के संदर्भ में अपडेटेड रहते हैं, कौन सी नई बुक आ रही है, क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, पहले किस प्रकार के सवाल पूछे जाते थे, क्या ट्रेंड में चेंज आ रहा है, ऐसी वार्तालाप हमेशा आपस में होता रहता है, तो उससे काफ़ी अपने को फ़ायदा मिलता है। तो कोचिंग आने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यही है। बाकी जैसे अभी पहले पवन जी कह रहे थे, कोई भी कोचिंग ऐसी नहीं है जहाँ से जो पढ़ाएंगे वहाँ से 100% क्वेश्चन वहीं से आएंगे, और कोई ऐसी भी नहीं है जहाँ से 70% से कम आएंगे। तो 70-80% के आसपास जो है वही हमेशा जो पढ़ाते हैं उसमें से आने का रेशियो रहता है। मेन जो है वो हमेशा सेल्फ स्टडी रहती है, चाहे मेरा सिलेक्शन हो चाहे यहाँ पर जो भी विराजमान है, तो वो सेल्फ स्टडी के दम पर ही सेलेक्ट होते हैं। कोचिंग का 10-15%, 20% के आसपास रोल जरूर मान सकते हैं, उससे ज़्यादा उसका रोल नहीं रहता है। तो यहाँ बाड़मेर में अगर ये आपके आसपास जैसे ये कोचिंग हुई है, मैं भी जयपुर बीच में कोचिंग करने के लिए गया था जब मेरा टीचर में सिलेक्शन नहीं हुआ था उससे पहले। तो वहाँ जाने पर जो समस्या आती है, एक तो बहुत महंगा तो होता ही है,
दूसरी बात ये भी है कि वहाँ खाना भी बिल्कुल ढंग का नहीं मिलता है। एक अपन जो घर पे रहते हैं, जोधपुर में रहो या अपने घर पे रहो, तो जिस प्रकार का एक पौष्टिक खाना मिलता है कम से कम पेट भर के खा पाते हैं, नहीं तो वहाँ जयपुर के टिफ़िन खाना बड़ा मुश्किल रहता है। मैंने भी 6 महीने वो टिफ़िन खाए हैं, तो उससे बढ़िया है कि अगर आपको वहाँ जाके नहीं ये संघर्ष करना पड़े, यहाँ पर घर का आप पूरा माहौल का आनंद लेते हुए अगर यहाँ पढ़ पाओ, तो ये बहुत ही आपके लिए भी एक नया इनोवेशन है, नई एक चीज़ है जो यहाँ पर ये लेके आए हैं इंस्पायर आरएस एकेडमी के माध्यम से। तो इसके लिए पुनः एक बार इनको बधाई भी देता हूँ कि आपने ऐसा सोचा और अच्छी फैकल्टी आपने उपलब्ध करवाने का यहाँ वादा किया है, तो ये ज़रूर यहाँ पर एक अच्छी चीज़ रहेगी। इसके अलावा जैसे अभी बात कर रहे थे कि मेरे भी 12th जो है वो सरकारी स्कूल से ही की। उसके बाद जिस फैमिली से हम आते हैं तो अधिकतर तैयारी वही करते हैं जो जिनका आर्थिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता। जिनका आर्थिक बैकग्राउंड अच्छा है उनके पास तो दूसरे अवसर भी खूब सारे रहते हैं। तो आर्थिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता तो हमेशा हम यही सोचते हैं कि पहले एक तो कोई ना कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन हमेशा एक बड़ा सोचने की बात है कि हमेशा अपने पोटेंशियल को भी साथ ही साथ हमें एनालिसिस करना चाहिए कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, और वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचे जब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद का एक वो कथन है कि लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक लगातार प्रयास हमें अपने जारी रखने चाहिए। जैसे सेकंड ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हो गया, 2014 में ज्वाइनिंग आ गई। उसके बाद आरएस 2013 का भी दिया था, उसमें मेंस में इंटरव्यू में मार्क्स कम थे। तो उन चीज़ों को समझते हुए कि क्यों मार्क्स कम रहे, कैसे और बेटर कर सकते हैं, आरएस 2016 का वापस अटैम्प्ट दिया। एक बार थोड़ा यूं भी फील होता है कि कई साथी ऐसे थे जिनका सिलेक्शन हो गया और मेरा सिलेक्शन, मेरी रैंक उसमें 696 थी, तो मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया। लेकिन 5-10 दिन अपना सेल्फ एनालिसिस करके वापस अपने को पूरी तैयारी के मतलब पूरी सेल्फ मोटिवेशन के साथ तैयारी में जुड़ जाना चाहिए। अभी जैसे मसान या वैराग की और सब बात अभी पहले भी मंच पर हुई, तो होता यही है कि जब किसी अच्छे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई उद्घाटन के अवसर पर 4-5 जो प्रभावी पोस्ट पर होते हैं उनको हम सुनते हैं तो एक बार तो बहुत बूस्टअप हो जाते हैं, लेकिन वो एनर्जी जितनी जल्दी बढ़ती है उतनी जल्दी वापस घट भी जाती है। जो उत्साह एकदम चरम पर पहुंचता है वो वापस फटाफट जो है 5 दिन के अंदर अंदर ही ऐसा लगता है कौन इतना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ही इसके लिए ज़रूरी है। हमेशा आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना इसके लिए आवश्यक है, तभी आप जो है लंबे टाइम तक, क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है, ये कोई 2-3 साल का समय आरएस में वैसे ही लग जाता है तैयारी करते करते, इसकी पोस्टिंग होते होते। तो पैसेंस भी होना चाहिए और सेल्फ मोटिवेशन भी इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। पहले जैसे अभी सबसे पहले कृष्ण गोपाल जी जो नव चयनी थे वो कह रहे थे कि जैसा हम सोचते हैं तो वैसा अपने आप होने लग जाता है। तो जैसे इन्होंने कहा तीनों अटैम्प्ट में जो इन्होंने सोचा वो का वो होने लग गया। तो उसी के ऊपर मैं भी एक शेयर करना चाहूँगा आपसे कि जैसे हमने आरएस 2013 का दिया था अटैम्प्ट, तो मेरी 696 रैंक थी और मेरे एक मित्र है जयपाल सिंह जी, तो उनकी भी 312 या उसके आसपास रैंक थी। और आरएस 2016 का जब हम वापस मॉक इंटरव्यू दे रहे थे तो इस बार हमें अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस इतना था, मैं और जयपाल सिंह जी जो है दोनों हम एक ही गाड़ी पे जा रहे थे। तो मैंने तो उनके लिए कहा कि कैसा हो कि जब रिजल्ट आए तब पता चले एक टॉपर इसी बाइक पर बैठा है। और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन हुआ भी ऐसा ही, हालांकि उनकी 15वीं रैंक आई, मेरी पहली आई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप वास्तव में अगर सोचते हो तभी आप वो कर सकते हो। अगर आप ये सोच लो कि मेरे से तो हो ही नहीं सकता तो फिर आप वो काम कर ही नहीं सकते। कोई भी युद्ध जीतने से पहले, जैसे फ्रांस का इतिहास पढ़ते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि पहला कोई भी युद्ध जो है वो व्यक्ति अपने मस्तिष्क में लड़ता है। अगर वो युद्ध वहाँ जीतता है तो वो जब युद्ध मैदान होगा वहाँ पर भी जरूर जीतेगा, लेकिन जो वहीं अगर हार जाए तो उसको फिर कितना ही वो अच्छा वहाँ परफॉर्म कर ले लेकिन उसकी हार निश्चित है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना, ये आपको बिलीव करना पड़ेगा, इतना कॉन्फिडेंट आपको होना पड़ेगा कि आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। क्योंकि जैसे मैं टीचर की तैयारी शुरू कर रहा था, मतलब कोचिंग टीचर की स्टार्ट की थी, वहाँ पर मुझे याद है कि आरएस 2012 में सेलेक्टेड थे, कोई कॉर्पोरेटिव इंस्पेक्टर थे, तो वो मंच पर आए थे और उन्होंने अपनी बात रखी थी। तो उस टाइम ये भी बहुत बड़ी बात लगती थी कि आरएस 2012 का इन्होंने प्री पास किया है, फिर मेंस पास किया, इंटरव्यू पास करके इनको फाइनल कोई ना कोई पोस्ट भी मिली है, तो वो एक बहुत बड़ी बात लगती थी। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ाई करना शुरू करते हो, एक कोई भी काम शुरू करना जो है वो मुश्किल होता है, लेकिन एक बार उसको शुरू करने के बाद कंटिन्यू करना बहुत ही आसान है, बीच में कोई ब्रेक उसमें नहीं आना चाहिए।
तो जैसे स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण के बारे में पढ़ते हैं ना अपने साइंस में, तो स्थैतिक घर्षण हमेशा अधिक होता है, एक गतिक घर्षण हमेशा स्थैतिक घर्षण से कम ही होगा। तो एक बार आप स्टार्ट करते हो तब थोड़ा मुश्किल लगता है। आप जैसे अभी आप जैसे सेमिनार में आए हो या उद्घाटन के अवसर पर आए हो, तो ऐसे मैं भी खुद सेमिनार और सब अटेंड किए हैं। तो स्टार्ट करना हमेशा टफ लगता है, यूं लगता है कल से पढ़ लेंगे या 1 जनवरी से पढ़ लेंगे। अधिकतर तो अभी ये सोच रहे होंगे कि 1 जनवरी से पढ़ाई शुरू करेंगे, फिर 1 जनवरी आती है तब यूं लगता है 15 जनवरी से बढ़िया शेड्यूल बना के और इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो वो एक जो डिसाइड करना और तैयारी शुरू करना और फिर बीच में बिना ब्रेक के कंटिन्यू पढ़ना, वो बड़ी बात है। बीच में खूब सारे वो ललचाने वाले अवसर भी आते हैं। बहुत बढ़िया कोई फिल्म लगी हुई है, कोई आपको यहाँ बाड़मेर में भी थिएटर खुल गया अब, तो कोई आपका मित्र कहेगा चलो आज वो मूवी देख के आ जाते हैं, या और कोई शादी है तो वहाँ पर आपको लगेगा सारे मेरे रिलेटिव वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, 10-10 दिन आप वहाँ शादी में एंजॉय कर रहे हो। तो ऐसा एक भी ब्रेक आता ही आपको वापस शुरू जो है वो जीरो से करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक ले तो इतना हो सकता है कि एक शाम नहीं पढ़े, या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो एक दिन नहीं पढ़े। बाकी एक दिन से ज़्यादा आपका कभी भी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होता है तो आपको फिर वापस स्टार्ट जो है वो स्टार्ट से ही करना पड़ता है। और कंटिन्यू जब तक चल रहा है, जब तक आपका फ्लो अपने आप ही बना हुआ रहता है, इतना अपने को कठिन नहीं लगता वो पढ़ाई करना। तो कंटिन्यूटी एक तो बहुत ज़रूरी है। इससे अलावा जो अभी रवि प्रकाश जी साहब ने बताया कि सिंसियरिटी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, और आपका वास्तव में एक नीड होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा मोटिवेशन से भी ज़्यादा, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया है, 7-8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो जब तक आपको अंदर से एक नीड महसूस नहीं होगी, जैसे साइंस में भी एक कहावत है कि नीड के कारण ही नए इनोवेशन होते हैं, वही उसकी जननी है। तो इसी प्रकार से ऐसे जो एग्ज़ाम है, जैसे आरएस का एग्ज़ाम हो गया या आईएएस का एग्ज़ाम हो गया, तो जब तक आपको अंदर से नीड महसूस नहीं होगी कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो मेरे जीवन में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, जब तक ये आपको फील नहीं होगा, जब तक आप यहाँ पर पहुँच नहीं सकते। तो वो नीड आपको अंदर से हमेशा महसूस होनी चाहिए, जो आपको हमेशा ड्राइव करेगी। बस उस टाइम आपको जैसे ही लगेगा कि जैसे सोशल मीडिया के बारे में भी काफ़ी बात हुई, सोशल मीडिया बहुत ख़राब है, नहीं होना चाहिए, अकाउंट्स वगैरह डिलीट कर देने चाहिए। रवि प्रकाश जी ने डिलीट भी किए, तो मेरा भी सेम मानना है। लेकिन होता क्या है, जब तक हम खुद डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक ये हम कर नहीं सकते। क्योंकि जब ऐसी बात चल रही थी तब तक तो हो सकता है पीछे से 15-20 ने तो फोटो लाइक भी कर दिए होंगे, तो इधर से तो अलग बात चल रही है और आपका जो है वो पूरा थीम जो है वो अलग ही चल रही है। जब तक आपको अंदर से नहीं लगेगा कि नहीं मुझे अब आज मैं इस सेमिनार को मैं अटेंड करके जा रहा हूँ और आज से मैं फेसबुक का अकाउंट उसी दिन खोलूँगा जिस दिन मेरी प्री हो जाएगी और 7 दिन बाद वापस बंद कर दूंगा। अगर इस प्रकार का आप कोई टारगेट बनाते हो तो वो हमेशा आपको एक मोटिवेट भी करता है और उसके लिए ये आवश्यक भी है, क्योंकि अगर आप ये छोड़ देते हो तो आप वैसे ही थोड़ा आगे निकल जाते हो। जो सोशल मीडिया चला रहे हैं तो उनसे आप कम से कम 50% रेस में वैसे ही आगे निकल गए। और सोशल मीडिया छोड़ो तो आजकल एक और बुराई आ गई, वेब सीरीज वाली। तो यूँ नहीं, सोशल मीडिया छोड़ो तो वेब सीरीज वाला पकड़ दो, क्योंकि वेब सीरीज में 10-10 एपिसोड है और उसके 10-10 सीजन, पता नहीं 15 सीजन कितने आ जाते हैं आगे से आगे। तो ये सोशल मीडिया का उपयोग तो बिल्कुल आपको करना ही नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका टेलीग्राम चैनल हो, क्योंकि आजकल टेलीग्राम के खूब सारा PDF मटेरियल जो है पढ़ने के लिए मिल जाता है, और टेलीग्राम पे जो फालतू के लोग हैं वो भी थोड़े कम होते हैं। तो आप एक टेलीग्राम का यूज़ कर लो सोशल मीडिया में। बाकी व्हाट्सएप और बिल्कुल आपको उपयोग इसका मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। और ना ही मैंने जिस दौरान तैयारी कर रहा था मैंने भी कभी इनका उपयोग नहीं किया। और जो सबसे ज़्यादा आजकल वो एडिक्टिव है इंस्टाग्राम, तो उसका तो मैंने आज तक भी इंस्टाग्राम पे तो कम से कम अकाउंट नहीं बनाया। तो इन चीज़ों का आप भी फॉलो करो, क्योंकि अभी सर भी जैसे कह के गए थे कि मतलब आपके फादर मदर जो है बहुत ही बड़ा आपके लिए त्याग करके आपको यहाँ पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से फीस भरते हैं, आपके सारे खर्चे उठाते हैं। तो बदले में वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, बस वो ये चाहते हैं कि आप कोई ऐसे मुकाम पे पहुँचें कि आपका जीवन जो है वो बहुत ही सरल हो जाए, उनको भी आपके कारण एक रेस्पेक्ट जो है गांव में जहाँ पर भी वो जाए वो प्राप्त हो। तो हमेशा उनके बारे में आप सोचें कि वो हमारे लिए कितना त्याग कर रहे हैं। पहले के पेरेंट्स जो है वो पढ़ाई का महत्व ज़्यादा नहीं समझते थे। जिस टाइम खेती बाड़ी का टाइम होता तो बच्चे चाहे पढ़ाई कर रहे हैं तो भी कहते हैं पढ़ाई छोड़ो, खेती बाड़ी पे ध्यान दो। लेकिन आजकल मदर फादर जो है, जैसे ही आप कहते हो पढ़ाई कर रहा हूँ, तब आपको कोई भी काम नहीं कहते हैं, क्योंकि वो भी इसके महत्व को समझ चुके हैं। तो आप उनकी तरफ हमेशा एक उनके बारे में सोचो, उनको
याद रख के कि वो हमारे से इतनी अपेक्षा कर रहे हैं, तो मुझे भी अपना 100% देना है। और आपको कोई भी ये तनाव नहीं लेना है कि मेरे को सेलेक्ट होना ही होना है। आपको बस अपने 100% देने के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि ऐसे भी लोग मिलेंगे, जैसे मैं पहले बैंक पीओ की करता था तैयारी, तो बैंक पीओ में भी जैसे कोई कहेगा एक सेंटर पे इतने एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे जोधपुर में कितने सेंटर है और ऐसे ऐसे पूरे इंडिया में कितने सेंटर होंगे, और सेलेक्ट तो सिर्फ 1000 या 1500 ही होंगे लास्ट में। तो इस प्रकार के नेगेटिव कमेंट्स भी आपको मिलते हैं, लेकिन आपको दूसरों की तैयारी का नहीं सोचना है। आपको सिर्फ ये मानना है कि मुझे अपना 100% देना है। मेरा 100% देने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं होता है, वैसे सिलेक्शन हो जाएगा, 100% देने के बाद किसी का सिलेक्शन नहीं रुकता है, लेकिन नहीं भी होता है तो आप बहुत करीब पहुंच जाओगे और अगले अटेम्प्ट में तो आप जरूर वहां तक पहुंच ही जाओगे। और आप सेल्फ एनालिसिस करोगे, क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या कमियों को दूर करना है। तो आप हमेशा इस पे फोकस रखो कि मैं अपना बेस्ट कैसे कर सकता हूँ, मैं अपना 100% कैसे दे सकता हूँ। आप जब भी रात को सो तो अपने पूरे दिन का एक हिसाब किताब करो कि आज दिन में मुझे क्या करना था और मैंने क्या किया, और उसका एनालिसिस करके आप सो कि आज का दिन मेरा सफल रहा या आज का दिन मेरा खराब रहा। फिर आप अपने सप्ताह का एनालिसिस करो, फिर महीने का एनालिसिस करो। तो अपने आप आपको कोई भी ऐसा काम जो आपको लग रहा है क्षणिक सुख देता है, लेकिन आपको खुद को फील होगा कि जब आप रात को एनालिसिस करोगे कि आज दिन में मैंने ये काम ऐसे किए जो मुझे करने नहीं चाहिए थे, तो अपने आप ही वो जो है समय आपका सही उपयोग में आता रहेगा। मेरा कहने का ये भी मतलब नहीं है कि बिल्कुल आप किताबी कीड़े ही बन जाओ या इसके अलावा आपको कोई लेना देना ही नहीं रहे, क्योंकि परीक्षा पास होने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और है कि आपका जीवन भी सफल होना चाहिए। यूँ नहीं कि पूरा टाइम जो है पढ़ाई करते रहे और जीवन का आनंद लेने में हमें कहीं पीछे छूट गए। तो ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है और दोनों का एक मिक्सचर होना चाहिए, और कितना प्रतिशत किसको टाइम देना है वो भी फिक्स होना चाहिए। अगर मेरा जो पढ़ने का तरीका था वो ये रहता था कि मैं कम से कम दिन में ये टारगेट रखता कि 8 से 10 घंटे मुझे पढ़ना है, और प्रत्येक 50-55 मिनट के बाद एक 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेता है, और 2 घंटे एक बार पढ़ने के बाद वापस 1-2 घंटे का ब्रेक ले लेता। बड़ा इजी है 8-10 घंटे पढ़ाई के लिए समय निकालना, बिल्कुल भी टफ वो काम नहीं है। 2-3 सब्जेक्ट आप एक साथ मुझे मेरे हिसाब से पढ़ने चाहिए ताकि थोड़ा सा बोर नहीं होने। तो एक ही सब्जेक्ट अगर दिन भर पढ़ते हैं तो 2 दिन में फिर उससे बोर हो जाते हैं, फिर पढ़ने का मन नहीं करता। तो थोड़ा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। इंग्लिश के बारे में जैसे बात हो रही थी, तो मैंने भी पहली बार जो सिलेबस में इंग्लिश थी वो मेरे भी 6th क्लास में आई थी। अब जैसे पवन जी को इंग्लिश से डर है या देराज राम जी को डर है, तो उसी प्रकार से मुझे भी था। लेकिन फिर भी जैसे लास्ट में पाचाराम जी सर ने बात कही कि अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपको ये लगे कि जैसे ही आपने ये सोच लिया कि इंग्लिश तो मेरी वीक है, इसको साइड में रख दो, तो आपको कभी भी वो सब्जेक्ट आप अच्छा नहीं कर पाओगे। और कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आपको जो ये छोटे सब्जेक्ट लग रहे हैं 20-30 नंबर के, अगर उनको भी आप छोड़ दो तो आपको अच्छी रैंक बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। तो हर सब्जेक्ट में आपको कमांड तो आपको होनी चाहिए। तो 6ठी से ही मैंने भी इंग्लिश पढ़ी, लेकिन एक इंग्लिश को भी इंटरेस्ट से पढ़ा, और फिर मेरे बीएससी में जैसे लाचो कॉलेज में एडमिशन लिया तब इंग्लिश मीडियम ही कर दी ताकि इंग्लिश और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। तो हम कर सकते हैं, हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते। अगर एक सब्जेक्ट को हम पढ़ सकते हैं तो हर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। हर सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ो, और यही बेस्ट विशेज़ है मेरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पढ़ाई से रिलेटेड या और कभी जब क्लास में आने का या मौका मिलेगा तब जरूर वापस इंटरेक्ट करेंगे। तो आपको ऑल द बेस्ट और आपको बधाई, शुभकामनाएं इस इंस्टीट्यूट के लिए। Thank you so much, sir, for sparing your so valuable time for this inauguration ceremony. वक्ताओं की जो ये सीरीज है लगभग समाप्ति की ओर है। आरएस टॉपर को सुनना ये किसी सौभाग्य से कम नहीं है, और मुझे तो कभी ये सौभाग्य नहीं मिला, और आपको मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपको ये अवसर मिला कि एक आरएस टॉपर को आपने सुना। वक्ताओं की ये सीरीज निवृत्ति सर से लेके समंदर सर, भवानी सर, पाचाराम जी सर, पवन जी, मुस्कान जी, कृष्ण गोपाल जी और देराज जी, मुझे लगता है कि इस इनॉग्रेशन सेरेमनी और सेमिनार की सफलता इस चीज़ में नहीं है कि इतनी भीड़ आई या इतने स्टूडेंट्स आए।
लेकिन आज के वक्ताओं ने अपने जीवन के अनुभवों और सच्ची कहानियों के माध्यम से इतने घंटों तक जिस प्रकार से आपको मंत्रमुग्ध और बांध के रखा, वही सेमिनार की सफलता है।